जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों 2023 इनफैक्ट 22 से ही जिस तरीके से दुनिया के अंदर यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा था और 24 मतलब महीने होने जा रहे हैं, इसी महीने हो जाएंगे, 2 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन दिसंबर 2023 एक ऐसा साल आया जब बहुत बड़ी उठापटक लगातार देखने को मिली, जिसमें सबसे पहले यूरोपियन यूनियन खासकर नाटो की तरफ से बयान आया कि दुनिया को कड़वी सच्चाई सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जब कड़वी सच्चाई सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और अमेरिका ने यूक्रेन को एड देने से लगभग मना कर दिया, रोक दिया कि भाई तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं है। उसके बाद सिचुएशन और ज्यादा अलग तरीके से खराब होती गई और एक लेवल ऐसा आ गया कि सिचुएशन इस हद तक खराब हो गई कि अब उनके पास पैसे ही नहीं है डिस्कस कर आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी तरीके से देने के लिए। अमेरिका ने साफ मना कर दिया। जब अमेरिका ने साफ मना कर दिया कि पैसे देने के लिए हैं ही नहीं, तो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक बहुत बढ़िया एक अपना एस्टेब्लिशमेंट मतलब एक डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया और लगभग दिखाई दे रहा था कि वॉर जो है वो खत्म हो चुकी है। 4 तारीख को अप्रोक्सीमेट वो बयान, 3 तारीख को बयान आता है कि कड़वी सच्चाई के लिए तैयार रहें। 4 तारीख को पुतिन जो है लगभग डिक्लेयर कर देते हैं कि आई वॉन। 5 तारीख को यूएई और सऊदी अरेबिया की एक विजिट होती है। यूएई एज अ वॉर हीरो उनका स्वागत करता है और वहां रशिया के झंडे और सुखोई प्लेन्स और सब चीजें, बहुत बढ़िया वाला शो ऑफ होता है। उसके बाद जस्ट 6 तारीख को ही, 5 और 6 की बात है, सीधा सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं पुतिन। वहां से वापस जब रशिया पहुंचे तो ईरान के जो शाह हैं, ईरान के जो प्राइम प्रेसिडेंट हैं रईसी, वो पुतिन से मिलने जाते हैं। यानी ये गेम शुरू हो गया वहां पर। अब इसका अंदाजा लगाइए, जब ये सब चल रहा था तो 10 तारीख को पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो पहुंचते हैं अमेरिका। 5 दिन वहां रहते हैं। अच्छा, वहां भी खेल हुआ। 12 दिसंबर डिक्लेयर होता है कि बाइडेन जो है वो इंडिया नहीं आ रही है। 13 दिसंबर या 14 दिसंबर को डिक्लेयर हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद लगभग 17 दिसंबर के आसपास तक कंफर्म हो जाता है कि प्रेसिडेंट जो इमैनुअल मैक्रोन है वो इंडिया आ रहे हैं। उसके बाद 20-22 तारीख तक आते आते पता लगता है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी 5 या 6 दिन के रशिया के टूर पर गए हुए हैं। और पूरा दिसंबर जियोपॉलिटिकल के मामले में जिसे कहते हैं गजब लेवल पर। उसके बाद एकदम से खबर आनी शुरू होती है कि अमेरिका को पॉसिबली अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है और $50 बिलियन यूक्रेन को मिलने की तैयारी हो गई है। और वो $50 बिलियन जो है वो रशिया, वो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका दोनों देने की तैयारी कर रहे हैं और यूक्रेन का वॉर दोबारा से शुरू हो जाता है। लेकिन उसी के साथ हुती रिबेल्स एकदम से यमन को जलाना शुरू कर देते हैं और जैसे ही यमन जलता है, रेड सी का पूरा टारगेट मतलब ट्रेड जो है वो रुक जाता है और सारे के सारे अरेबियन कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा पार करके जहाज जो है वो इधर उधर होने लगते हैं। एकदम से सुनने में आता है कि रेड सी, गल्फ ऑफ अदन जलने लग चुका है। सोमालियन पायरेट से लेकर हुती रिबेल्स अब लड़ाई वो मार रहे हैं या फिर हाईजैक कर रहे हैं। और उसके बाद कभी पाकिस्तान ईरान की लड़ाई होती है, कभी कुछ और पूरा का पूरा जनवरी जो है वो उठापटक में जा रहा होता है। आज 6 फरवरी है और 6 फरवरी को परसों हमारे मतलब पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन है। होंगे नहीं होंगे पता नहीं, और होने के बाद क्या होगा वो भी नहीं पता। लेकिन जो भी होगा एक सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। लेकिन यहां हर कोई डिस्कस अलग अलग तरीके से कर रहा है। मैंने आज तो यहां तक सुना कि पाकिस्तानियों को अब तो एक मैसेज भी आया है, फोन कॉल आई है कि मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बोल रहा हूं। आई गॉट शॉक्ड जब मैंने सुना कि आज पाकिस्तानियों को यह मैसेज आया कि मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहा हूं। वो भी एक ऐसे देश में जहां पर आज ही टेररिस्ट्स ने रात को हमला किया, कल रात को हमला किया और पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया और 10 पुलिस वाले मारे गए। उसके बाद
एक कुछ दिन पहले खबर थी कि मच शहर को सिर्फ 65 बलोच लड़ाकों ने, जो क्वेटा से 50 किलोमीटर दूर है, उसको कब्जे में ले लिया। और पाक आर्मी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ पा रही कि मच को खाली करवा ले या उस पर दोबारा से कब्जा कर ले। शायद अभी भी, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मच के ऊपर दोबारा से कब्जा अभी पाक आर्मी का हुआ नहीं है। इससे पहले हम ये वाला हाल चित्राल का देख चुके हैं और सब चीजें। यानी मैं एक मिडिल ईस्ट का मोटा मोटा हाल आपसे डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें हमास और इसराइल, हमास लगभग फ्लैट ऑफ हो चुका है, और जहां तक है वो इजिप्ट के अंदर सिनाई पेनिनसुला के अंदर बहुत सारे रिफ्यूजी धकेल दिए गए हैं, और पूरे का पूरा हमास ने वो गाजा स्ट्रिप जो है वो लगभग खाली होती हुई नजर आ गई है। अब वो कितनी खाली है, क्या है, या कितनी लड़ाई चल रही है, वो बहुत ज्यादा बताना वो अभी नहीं है। लेकिन हाँ, अगला टारगेट जो है वो हिजबुल्लाह के ऊपर नजर आ रहा है। सीरिया इराक के ऊपर अमेरिका भी बम्बार्डमेंट कर रहा है। अब तो बॉम्बर्स B-1 बॉम्बर जो ब्रिटेन का था वो भी अब यमन के ऊपर अटैक कर रहा है। और इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ मिडल ईस्ट चल रहा है। लेकिन पुतिन की जो एक विजिट हुई थी, रैपिड फायर फॉर्म में विजिट हुई थी, उसके बाद डेवलपमेंट क्या हुई, या पुतिन कुछ बोलते हुए नहीं नजर आए, या रशिया कुछ बोलता हुआ नजर नहीं आया, और सब कुछ ऐसा हो गया कि पिन ड्रॉप साइलेंस सा रशिया की तरफ, और रशिया दोबारा से यूक्रेन में उलझ गया। क्या रशिया जो गेम खेलना चाहता था, अमेरिका ने उसे इस इलाके से आउट कर दिया $50 बिलियन खर्च करके, या ये एक टेम्परेरी पॉज है? इस सब चीजों के ऊपर, इन सब डायमेंशंस पर आज हमारे जुनैद भाई इंडियन इनसाइड से हाजिर हैं। और सबसे पहले जुनैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। धन्यवाद जिस सर। तरीके से आप डिस्कस कर रहे होते हैं, यकीन मानिए एक फैन फॉलोइंग अच्छी खासी बन चुकी है आपकी, उसमें से एक मैं भी फैन हूं, और मेरे जो व्यूअर्स हैं वो तो आपके फैन हैं ही। एक अल्ट्रा लेवल के फैक्ट्स आपके पास जबरदस्त होते हैं, जिनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। तो जनाब, ये हो क्या रहा है, बस इतना बताओ। सर, जियो पॉलिटिक्स में कभी कभी एक दिन के जो डेवलपमेंट्स होते हैं ना, वो कई सदियों के बराबर होते हैं। कभी कभी कई सदियों तक कुछ नहीं होता। कई सदियां एक दिन के बराबर होती है, कभी कभी एक दिन एक सदियों के बराबर होती है। आज का जो टाइम है वो एक दिन एक सदी के बराबर की डेवलपमेंट का टाइम है। कभी एक, अभी आप देखोगे कि एक हफ्ते एक महीने में जितनी चीजें हुई हैं, इतना कुछ होने में कई सदियां लग जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो चीजें आज हो रही हैं, ये इसको अगर आप बैकग्राउंड में जाओगे तो ये चीजें आज से शुरू नहीं होती। अगर आप मिडिल ईस्ट को थोरोली अगर आप देखो तो 20s के आसपास ये ब्रिटिशर्स आ चुके थे मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट का फ्यूचर उस टाइम पे ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने मिलकर डिसाइड किया था कि क्या होगा। उसके बाद से उनकी कॉलोनीज रही, या उनके अलायंस के साथ काफी सारी मोनार्क्स वहां पे रही। फिर आप देखते हैं कि 50-60 तक एक सेंटर ऑफ पावर धीरे धीरे इमर्ज होने लगी, ईरान। और साथ ही साथ सऊदी अरब को तो स्टेट सपोर्ट था ब्रिटेन का। फिर बाद में 60 के बाद से अमेरिकन बहुत ज्यादा जियो पॉलिटिक्स में उभर के आने लगे 50-60s में, स्पेशली आफ्टर एटॉमिक एक्सप्लोजन। तो उस टाइम में फिर अमेरिकन के साथ उनका अलायंस पावरफुल हो गया। लेकिन फिर ईरान में जब हालात बिगड़े तो उस टाइम में शुरू में ईरान के 7 अमेरिकन थे। फिर ईरान को छोड़ के, शाह को छोड़ के, फिर सऊदी ब्लॉक में आ गए। फिर कभी इसको सपोर्ट कर दिया, सद्दाम हुसैन को सपोर्ट कर दिया, कभी उसके खिलाफ हो गए। फिर 2001 के बाद से जो सऊदी ब्लॉक है उसके खिलाफ फिर हो गए, ये 9/11 के बाद से। उसके बाद से 2007-1 के आसपास से फिर ईरान ब्लॉक में जाने लगे। फिर उसके बाद से दोबारा फिर सऊदी ब्लॉक में आ गए। फिर दोबारा अभी कुछ दिन टाइम पहले सऊदी ब्लॉक के खिलाफ हो गए थे खशोगी को लेके। तो अगर मैंने ब्रीफ में बताई, ओवर सिंप्लीफाई की है। फिर वो 2010 में इन्होंने किया था, सऊदी ब्लॉक को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए अरब स्प्रिंग रची थी, जिसका परिणाम आज मतलब वेस्ट को भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो उन्हीं के माथे पड़ी है। ये जो रिफ्यूजी क्राइसिस होकर रखी है यूरोप में, वो उसी 2010 की क्राइसिस की वजह से। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए ना वेस्ट ने, वो एक्सपेरिमेंट की वजह से जो डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ा है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का वेस्ट से। और ऐसे में एक रिलायबल पावर के फॉर्म में भारत उभरा उनके लिए। और भारत इसलिए भी उभरा है क्योंकि भारत ने पास्ट में ऐसा कोई एक्सपेडिशंस नहीं की है।
इसके अलावा जो आज की जो सऊदी रिजीम है, और सऊदी रिजीम की जब मैं बात करूंगा तो सऊदी के साथ और भी आसपास के देश आ जाता है, जिसमें यूएई भी आती है। ठीक है, इसमें कतर अभी एक्सक्लूडिंग है। तो ये जो सऊदी और सऊदी के अलाइज है, ये भारत पे इसलिए भी डिपेंडेंट है कि भारत उनके बहुत सारे एस्पिरेशंस को पूरा कर सकता है। जो जो हमने एश्योरेंसेस दिए हैं, सऊदी आज की जो सऊदी रिजीम है वो चाहती है कि टेक्नोलॉजिकल पावर बने, उनके आईआईटीज खुले, स्पेस पावर बन के उभरे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा वह डिफेंस में सेल्फ रिलायंस है, फार्मास्यूटिकल्स के फील्ड में ये अच्छा करना चाहते हैं खुद के दम पे। ये सारे एस्पिरेशंस को हम फुलफिल कर सकते हैं, ना कि कोई और कंट्री। लेकिन अभी आप हाल ही के सालों में आप देखोगे कि चाइनीज भी सऊदी अरब जाने लगे हैं। उसके अलावा रसियंस भी सऊदी अरब जाने लगे हैं। तो पिछले 2-3 सालों में सऊदी अरब की एक वैसे डिमांड रही है कि हमें एक नाटो स्टाइल सिक्योरिटी अलायंस दो, या जो रसियंस को ये सॉरी जापानीज को 100 ईयर का जो सिक्योरिटी एश्योरेंस दे रखा था वैसा दो, या फिर हमें परमिट करो कि हम अपना सिक्योरिटी के लिए जो भी करना पड़े एडिक्वेट हम कर पाए, हमें अलाउ करो कि अगर हमको एटम बम बनाना पड़े तो हम बनाए, या फिर हम एक्वायर करें। उसके अलावा और भी जो चीजें सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकती है, डिफेंस से रिलेटेड जो होती है हम करें। तो एक डिफेंस पैक्ट की रिक्वायरमेंट है आज की सऊदी रेजीम को। ठीक है, खतरे अड़ोस पड़ोस की देश से ही है, स्पेशली ईरान से है। तो ऐसे में चीन के जो सदर है वो अभी रिसेंटली जाके आए, पुतिन भी रिसेंटली जाके आए, और पुतिन की शांति, उसके बाद पुतिन की शांति के साथ साथ भारत की तारीफ पिछले 2 साल में कम से कम 9 बार मेरी जानकारी में पुतिन ने भारत की तारीफ की है। जहां एक आम भारतीय खुश होता कि पुतिन कितना अच्छा बात कर रहे हैं भारत के बारे में। इवन कोविड के बारे में भी बहुत अच्छी थी, कोविड के टाइम में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली थी, कोलोनियल एरा के बारे में बोला था। आपको याद होगा वो बहुत वायरल हुई थी उनकी स्पीच। तो जहां एक आम भारतीय को खुश होना चाहिए, वहां हमें थोड़ी चिंता होती है कि कुछ चल रहा है पीछे, क्योंकि डिप्लोमेसी में मक्खन ऐसे ही नहीं लगाए जाते। ज्यादा तारीफ अच्छी नहीं होती। हाँ, डिप्लोमेसी की दुनिया में ज्यादा तारीफ अच्छी नहीं होती, सेहत को भारी पड़ती है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमारे रक्षा मंत्री एस जयशंकर जी 5 दिन के लिए रसिया के दौरे पे जाते हैं। जो डेवलपमेंट्स निकल के आ रही हैं कि सबसे पहले चाइनीज ने कुछ डिफेंस डील पेशकश की थी अमेरिकन को कि हम आपके साथ ये डील प्रेजेंट कर रहे हैं। सिक्योरिटी के से रिलेटेड भी उसमें डील थी, उसमें उनका एटॉमिक पावर को लेके भी डील थी, और उसके अलावा उन्होंने चाइना को लेके बोला, चाइना को बोला था कि हम ईरान के साइड से आपका हाथ हौला करा देंगे। लेकिन इसके बारे में और ज्यादा डिटेल अभी तक मेरे पास है नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ चाइनीज के बारे में, चाइनीज डील के बारे में और पता करने की, और फर्दर अगर मुझे और कुछ पता चलती है तो जरूर इसमें अपडेट करूंगा। मुझे नहीं पता कि सऊदी अरब का क्या रिस्पॉन्स था। मुझे उम्मीद है कि वो एक रिलायबल पार्टनर के तौर पे चाइना को इसलिए भी नहीं देखते क्योंकि चाइना का जो तरीके कार रहा है वो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है। उसके अलावा रसियंस ने भी उनको डिफेंस डील दी है, और ये डिफेंस डील काफी चीजों से कनेक्टेड है जो कि भारत के मिडिल ईस्ट के प्लान से अलाइन है। और भारत का जो मिडिल ईस्ट का प्लान है उसको अब किसी और दिन हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि भारत कैसे चाहता है कि मिडिल ईस्ट के जो मैप्स हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो जाए, और उससे मिडिल ईस्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, भारत की भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और वेस्ट में एक हद तक शांति आ जाएगी। वेस्ट में जो रिफ्यूजी क्राइसिस है वो भी आपको कम होता हुआ दिखेगा, और ओवरऑल सारे खुश होंगे एक्सेप्ट फॉर चाइना और शायद ईरान भी। तो ये एक है, और इसका बेनिफिशियरी रसिया भी होगा। क्योंकि जो प्लान जो निकल के आ रहा है, अगर मैं बेसिकली बताऊं तो बल्चिस्तान से होते हुए और पीओके से होते हुए सेंट्रल एशिया को एक रूट जाएगा जो कि बाबल मंडेल की डिपेंडेंसी को कम कर देगा। एक सिक्योर ट्रेड रूट होगा, और रसियंस चाहते हैं कि भारत उसमें उनको रसियंस को हेल्प करे और एक मिलिट्री अलायंस में उनको हेल्प करे, ताकि और वो इसलिए भारत से चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि भारत के प्रेजेंस से या भारत के एक्सेप्टेंस से ही ये पॉसिबल है कि रसियंस को मेन स्ट्रीम किया जाएगा, रसियंस मिलिट्री अलायंस की एक्सेप्टेंस होगी, क्योंकि रसियंस ने देख लिया कि भारत जो करता है वेस्ट उसमें चाह के भी कुछ नहीं कर पाता।
वेस्ट को झेलना पिछले कम मजबूरी से हो कम जाती 10 है। साल में। हाँ, पिछले 10 साल में ऐसा ही हुआ। ये वेस्ट ने जो चीज मना की है वो भारत ने जरूर की है, ठीक है। और भारत ये भारत अगर इस ट्रेड रूट को एक्सप्लोर करता है तो अफ्रीकन यूनियन के लिए भी बेनिफिशियरी होगा, और साथ ही साथ अफ्रीकन यूनियन का इसके साथ अलायंस, इस रूट पे डिपेंडेंसी भी हो जाएगी। तो ये चेंजेज होगी मोटा माटी, बाकी अगर फिर अलग से हम डिस्कस करेंगे तो और बताएंगे इस पे। हाँ, लेकिन एक और अच्छी चीज होगी, साउथ ईस्ट एशिया से होते हुए एक रूट निकल के आएगी म्यांमार से होते हुए, जो कि वाया पीओके सेंट्रल एशिया को जाएगी। तो वो भी काफी एक अच्छा रूट निकल के आने जा रहा है फ्यूचर में। तो इसी में रशियंस को भारत की रिक्वायरमेंट है, और भारत आएगा तो सऊदी अरब भी आ जाएगा, भारत आएगा तो ईरान भी आ जाएगा, भारत आएगा तो अफगानिस्तान भी आ जाएगा, ठीक है। और पाकिस्तान भारत छोड़ के आएगा, सारे आ जाएंगे। हाँ, पाकिस्तान को वैसे छोड़ पाकिस्तान के ही आएगा। या तोड़ के ही। सही बात है, वो तोड़ गया फोड़ के। हाँ, तोड़ फोड़ के या छोड़ के जैसे भी, लेकिन आ जाएगा, पाकिस्तान का लैंड जरूर आएगा। तो ये चीजें चल रही मिडिल ईस्ट में। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में काफी सारे कंट्रियों में सिक्योरिटी अलायंस होते हुए दिखेंगे, जिसमें कि प्रोमिनेंटली आपको चाइनीज दिखेंगे, भारत दिखेगा और रशियंस दिखेंगे। एक आध कंट्री होंगी जिसमें अमेरिकन की प्रेजेंस रहेगी, लेकिन सिक्योरिटी एश्योरेंस का एक नया जो चैप्टर जो शुरू होने वाला है मिडिल ईस्ट में, इसमें ये तीनों कंट्री बाजी मारते जाएंगे। इसके अलावा आप अफ्रीका में देखेंगे तो अफ्रीका में ये चीजें शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा कि फ्रेंच की जो कॉलोनी जो कोई उसको धीरे धीरे सबोटाज कर रहा है, धीरे धीरे वहां पे फ्रीडम मूवमेंट्स को फ्यूल कर रहा है, ठीक है। अब ये पता नहीं कौन से एलियन कंट्री है, मैं फिलहाल नाम ना लूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रशिया हाँ। ले और ही लेते हैं, हमारे घर से क्या जा हाँ, रहा है। इसमें एक और अच्छी चीज है जो हमारे लिए अच्छी बात है। हालांकि अ, रसिया में काफी सारे जो अरबपति लोग हैं जो अपने प्राइवेट मैंशन में भारत की एंटीक चीजें रखते हैं, तो वैगनर ग्रुप हमें वो सारा चीज एक्सट्रैक्ट करके लाके देती है, जो कि किसी भी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ। तो आपको इस कहानी से पता चलेगा भारत और रशिया का किस लेवल पे अलायंस है अफ्रीकन यूनियन में। मैं अगर रशिया ने देखा ना, तो रशिया जो अभी वेस्ट में खासकर माली और गैबन और बुर्किना फासो, नाइजर, ये जो कुछ हुआ है, असलियत में रशिया ने अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को उसी गोली, वही सेम पिल दी है, वही पिल दी है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं रशिया को कजाकिस्तान से लेकर, युगोस्लाविया से लेकर, यूक्रेन से लेकर कलर रेवोल्यूशन की फॉर्म में दे चुके हैं। और रशिया तो इन सब चीजों को झेल गया, यूरोपियन यूनियन नहीं झेल पाया। जिस तरीके से रशिया के अलाइज कमजोर होकर गिर गए, उतनी ही बुरी तरीके से आज के दिन यूरोपियन यूनियन जो है वो बुरी तरीके से गिरा और अमेरिका अकेला खड़ा रह गया। और ये अमेरिका के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा सेटबैक है। खैर, कम टू द पॉइंट। अब यहां जो रशिया है वो ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इवन कतर का भी एक रोल है। ये क्या रोल प्ले हो रहे हैं और ये शय और मात क्या है इनमें? सर, हमने पास्ट में भी डिस्कस किया था कि ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते कैसे इंप्रूव हुए थे और अभी तो खराब हुए पड़े। इसमें बेसिकली भारत का ही रोल था, और टर्की का थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अमेरिकन ब्लॉक पे। लेकिन आपको टर्की ब्लॉक में भी, सॉरी टर्की बोल रहा हूँ, कतर ब्लॉक में भी आपको डिवीजन देखने को मिलेंगे 2 साल 2.5 साल बाद। कुछ ऐसे डेवलपमेंट होने जा रहे हैं जिसमें कि टर्की ब्लॉक को भी थोड़ी परेशानी होगी, जैसे कि टर्की की जो सॉरी मैं बार बार टर्की बोल रहा हूँ, कतर की जो पावर है वो गैस है, ठीक है। और मैं बिना नाम लिए अगर बताऊं तो भारत में बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं कंपेयर टू जितना पब्लिक को मालूम है, लेकिन हमारी ऐसी मजबूरी है, या ऐसा कह सकते हैं, इसको एग्जांपल से समझे कि जहाँ पे ज्यादा मीठा होता है वहां पे ज्यादा मक्खियां भी आती है, ठीक है। तो हम इसको स्ट्रैटेजिकली जो अपने एक्सप्लोरेशन से उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो आने वाले 1-2 साल में आपको एक दो बड़ा ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा गैस का। कावेरी बेसिन से भी एक्सट्रैक्शन शुरू हो चुके हैं।
तो वैसे जहां तक मेरे को याद है या मैंने पढ़ा था, जब शेल गैस निकलकर आई सी बेड से, तो इंडिया के पास एक बहुत बड़ा भंडार, दुनिया के टॉप 5 के अंदर शायद शेल गैस इंडिया के अंदर मिली थी, और शेल गैस को नेचुरल गैस का काउंटर माना गया। अगर हम ढूंढ पाए या उस शेल गैस के, हालांकि उसे निकालने की टेक्नोलॉजी इंडिया के पास अभी नहीं है, बट स्टिल अगर इंडिया उस टेक्नोलॉजी को किसी तरीके खरीद लेता है, ले लेता है, कुछ भी कर लेता है, तो आने वाले समय में तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ही अपॉर्चुनिटी होगी। फिर तो कतर जैसे बाढ़ में जाओ। सर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी शायद। हमारे यहाँ थोरियम का बहुत बड़ा रिजर्व मिला, वो जो केरला में जम्मू सॉरी लिथियम का बड़ा भंडार मिला था। अच्छा। हाँ, लिथियम का जो बड़ा भंडार मिला था, जिससे कि पूरी जियो पॉलिटिक्स चेंज हो गई थी। एलन मस्क भी मोदी मोदी करने लगे थे उसके बाद से। ठीक है, तो वो ऐसे ही नहीं मिला। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो उस सेक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काफी सारे प्रोजेक्ट हो रहे थे, जिसको मैं पर्सनली, मेरे जानने वाले कुछ दोस्त हैं जो उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे, उनके थ्रू मैं मॉनिटर कर रहा था कि क्या हो रहे थे। और जिस दिन वहां पे एक बहुत बड़ा रेलवे का जो सेक्शन क्लियर हुआ और उसका कमिश्निंग हुआ, जो सीआरएस होते हैं, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी आते हैं, उन्होंने सेक्शन करके उसको अनुमोदित किया। उसी के 2 दिन बाद ये न्यूज आ गई थी कि बहुत बड़ा थोरियम का लिथियम का भंडार मिला है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन बता के फिर वहां पे इंफ्रा डेवलपमेंट और बाकी चीजें करने से हमको प्रॉब्लम हो रही होती है। इसीलिए कई चीजें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट जो की जा रही हैं, उसके बाद आएंगी कि हमारे पास ये मिला, हमारे पास गैस का भंडार मिला बहुत बड़ा। और आप देखोगे 2 साल में आपको मिलेगा बहुत बड़ा गैस भंडार, और मैं आपको हिंट करूं तो राजस्थान के आसपास कहीं मिलेगा, और उससे मिडिल ईस्ट की पूरी पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी। जैसलमेर बाड़मेर में शोर मचा हुआ है। हाँ, जैसलमेर बाड़मेर में तगड़ा शोर मचा हुआ है कि इस बीच में कहीं ना कहीं गैस के भंडार हैं और इसके ऊपर होमवर्क हो रहा है, और यही रीजन है कि वहां पर एकदम से है ना मूवमेंट है वो बढ़ चुकी है, काफी मूवमेंट देखने को मिल रही है। सर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, ये सब लॉबीज होती है, ठीक है ना। और इन लॉबीज को पहले रशियंस ही पैसा देते थे, फैक्ट यही है। भारत में इनको पैसा कम्युनिस्टों ने पैसा देने की शुरुआत की थी, फिर बाद में ये डॉलर लेने लगे। अभी भी डॉलर ही लेते हैं, लेकिन वो चाइना से होके आता है, ठीक है। अलग अलग तरीके से कॉपर स्टरलाइट सबका बड़ा बेस्ट एग्जांपल है। हाँ, तो ये चीजें चल रही होती है। हाँ, मैं इसमें एक और चीज ऐड कर दूं जिससे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। आज के टाइम में सऊदी अरब की नजर भी बलूचिस्तान पे है। वो कहने के लिए हम बोलते हैं कि स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व बनाना है सऊदी अरब को, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यही है कि बलूचिस्तान में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से यूरेनियम भी है। और भारत के लिए विन विन सिचुएशन है अगर पाकिस्तान से यूरेनियम वाला इलाका निकल जाए तो। डेरा जो 3 सिटी है ना, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, ठीक है ना, ये 3 सिटीज में आपको येलो केक बोलते हैं इसको, यूरेनियम को, वो मिलता है इनफ में, ठीक है। उसके अलावा काफी सारे इलाके हैं बलूचिस्तान में जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, तो वहाँ पे काफी सारे मिनरल्स की और साथ ही साथ ऑयल एंड गैस की अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको सऊदी अरब एक्सप्लोर करेगी। और वो इलाका आएगा तो मिडिल ईस्ट की पूरी ज्योग्राफी चेंज हो जाएगी, पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी, कम से कम ऑयल और गैस और पेट्रोल डॉलर से बाहर निकल जाएंगे वो लोग। हाँ, उसके अलावा ट्रेड पे डिपेंडेंसी आ जाएगी। मिडिल ईस्ट का रिवाइवल के लिए हम काम कर ही रहे हैं, टंकी की सफाई पे हम काम कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो भारत का एक प्लान है मिडिल ईस्ट को लेके, जिसमें रसिया चाहता है कि वो हेल्प आउट करे, लेकिन थोड़ी सी रशियंस के अंदर थोड़ी सी बदमाशी भरी पड़ी होती है, थोड़े से बदमाश है, करते हैं थोड़ी बहुत बदमाशी। इंग्लिश में कहते हैं ना, व्हेन आई पुट इन आई डोंट पुट आउट, पुतिन के बारे में। पुतिन कभी कभी रशियन मीडिया भी बोल रहा था कि रसिया व्हेन रशियंस पुट इन दे डोंट पुट आउट, जैसे कि अपने मिलिट्री के बारे में बोल रहे होते। तो रशियंस का जो मिलिट्री एस्पिरेशन है कुछ उस रीजन को लेके, वो भारत को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। और अगर चीजें हटेंगी, जैसे लास्ट वीडियो में हमने ईरान को लेके बोला था कि एक स्मोक स्क्रीन सा है,
वो स्मोक स्क्रीन हटेगा तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। तो अभी चीजें थोड़ी थोड़ी दिखनी शुरू हुई है और भी चीजें इसमें उभर के आएंगी सामने। और आप पूछने को पूछ सकते हैं कि इसमें अमेरिकन का क्या रोल रहेगा, क्या अमेरिकन इस प्लान को एक्सेप्ट करेंगे। तो अमेरिकन को अगर कुछ ऐसी डील दी जाए जिसमें उनको उनके लिए विन विन सिचुएशन हो, तो वो डेफिनेटली एग्री करेंगे। और वो ईरान के ऊपर एग्री करेंगे क्योंकि ईरान के भी कुछ हिस्से जाएंगे इसमें, बलूचिस्तान जो टूट के निकलेगा। और बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड ये होते हुए दिखेगा आपको बाय 2030 अप्रॉक्स, उससे पहले ही हो जाएगा, ये चीजें डेवलपमेंट हो जाएंगी। तो उसमें अमेरिकन की पाकिस्तान कोई के हालात प्रॉब्लम तो नहीं। ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हो। बिल्कुल सर। और हमारे आर्मी के जो वेटरन्स है काफी सारे, वो भी कभी कभी बता रहे होते हैं कि अमेरिकन का एक प्लान है मिडिल ईस्ट को लेके, जिसमें कि काफी कंट्रीज को तोड़ना है, जिसमें बलूचिस्तान को लेके भी उनके कुछ प्लान्स है प्लानिंग्स। है। कल का आपका जो मैप था वो एक बार डिस्कस किया जा सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं क्यों? सर, बिल्कुल सर कर सकते हैं। और अगर बलूचिस्तान अलग होगा तो कुर्दिस्तान भी बनेगा। खलीफा मैं की इसको थोड़ा खिलाफत सा खत्म हो जाएगी। है खलीफा, तुर्की के जो खलीफा उनकी खिलाफत खत्म हो जाएगी अगर कैलिफेट। कुर्दिस्तान। हाँ ये मैप आपका जो शेयर हुआ था कल, तो हम इस हाँ। मैप को अभी देख पा रहे हैं। आप बता रहे हैं भाई। बेसिकली क्या है कि शुरू में पीयूके हमारे पास है, अगर आप मैप पे देख रहे हैं तो केपी हम्म का कुछ इलाका, काफी सारा इलाका अफगानिस्तान में चला गया है। बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका है और वहां पे बहुत सारे थाने खुले हुए हैं। थाने इन द सेंस मिलिट्री, भारत भी है, रशियंस भी है उधर, शायद चाइनीज नहीं है। और इतना आ जाने से चाइनीज पूरे इस रीजन से खत्म। चीन और ईरान का जो अलायंस है वो खत्म। ठीक है, उसके अलावा हमको इधर से वाया बलूचिस्तान हम सेंट्रल एशिया को जा सकते हैं और यूरोप को जा सकते हैं। वाया पीओके भी जा सकते हैं हम सेंट्रल एशिया को, और हम्म यूरोप तक पहुंच सकते हैं। फिर ईरान के कुछ हिस्से जाएंगे तो अमेरिकन को कोई प्रॉब्लम ही नहीं इस प्लान में। ठीक है। और बेसिकली जो मिनरल्स निकलेगा उसमें जो बिडिंग होगी वो कंपनियां अलग अलग कंट्री को मिलेंगी। उसमें अमेरिकन की भी कंपनियां होंगी। अभी तक तो अनएक्सप्लोर्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बलूचिस्तान के लोगों के लिए काफी अच्छा हो जाएगा। अल्टीमेटली वो नेचुरल रिसोर्सेज उन्हीं की है ना। और भारत ये सारी चीजें इंश्योर करेगा कि किसी के साथ कोई पक्षपात ना हो, भेदभाव ना हो। तो यार इसका मतलब अगर भारत ही पक्षपात ना हो ये इंश्योर करेगा तो इस पूरे इलाके की चौधराहट भारत के हाथ में। फिर तो एक गारंटर बिल्कुल तो सर। भारत बन गया। इनिशिएटिव फिर कौन चाइना ले रहा है? अमेरिका रशिया सब आउट। हम्म। सर मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि इंडियन यूनियन जो बनते हुए आएगा, तो इंडियन यूनियन की शुरुआत यहीं से होगी, जब हम दुनिया को कुछ दिखाएंगे अपनी काबिलियत कि हम व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ, तो इंडियन ब्लॉक बन जाएगा अपने आप। अभी तक हमने ठीक से दिखाया नहीं पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया हमको ताना मारती है कि हम थोड़े से डिक्टेटर हैं, दुनिया को तंग करते हैं। ठीक है ना। अगर भारत पे जितने इल्जाम लगे उसका 10% भी भारत कर दे ना, तो दुनिया को पता चले कि तानाशाही किसे कहते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग किसे कहते हैं। भारत 10% भी, जो भारत पे इल्जाम लगता है ना कि भारत स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करता है, पाकिस्तानी बोलते हैं या चाइनीज भी कभी कभी बोल रहे होते हैं, चाइनीज खुल के नहीं बोलते हालांकि। हाँ, वो आपको लद्दाख को लेके बोल रहे होते कभी कभी। अगर भारत सच में करना शुरू कर दे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इनको। भारत ने अगर कभी भी अगर भारत ने अभी तक शुरू नहीं की थी, अभी भी नहीं की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रॉक्सी वॉर। भारत ने अगर प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर दी तो पाकिस्तान के लिए बचने की कोई जगह होगी नहीं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो रशिया एक हाँ, अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा है वहां पर। हाँ, और रशिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल तो इंडिया का नजर आ रहा है, जो भले ही हाँ, कुछ कह नहीं रहे। ये तो वही सिचुएशन है कि टॉक लेस डू मोर, कि बोलो कम या ना बोलो, और करो इतना कि हमारी जो काम है उसकी आवाज से सुनाई दे जाए कि हाँ कुछ हुआ था। लेकिन क्या हुआ था इसका कुछ आउटकम वो किसी को पता ही ना चले। हाँ जी, कुछ कह रहे थे सर भाई इसमें साहब।
सर इसमें मैं लास्ट में एक बात ऐड करूंगा जिससे कि यूरोप की भी पॉलिटिक्स आपको चेंज होती हुई दिखेंगी, कि जो किंग चार्ल्स थ्री हैं उनको कैंसर डायग्नोसिस हुआ है और बकिंगम पैलेस में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और इससे यूरोप की पॉलिटिक्स काफी चेंज होती हुई आपको दिखेगी आने वाले टाइम में, आप देखेंगे। और पुतिन जो है इस सिचुएशन का जरूर एडवांटेज लेंगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा? बुढ़ा है, तो कमांड तो है नहीं उसके हाथ में, मरमरा गया तो भी क्या समस्या है? सर उसके बाद वाली जनरेशन किस लायक है आप देखें ना। हाँ, एक तो घर छोड़ के जा चुका है बड़े तो वाला तो। लीडरशिप क्राइसिस, यूरोप में एक लीडरशिप क्राइसिस है, और अमेरिका में भी है देखा ब्रिटेन जाए का तो। किंग क्या लीडरशिप दिखाता है यूरोप में? सर किंग के नाम पे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ओके। किंग का नाम चलता है, लेकिन किंग लीडरशिप पोजीशन में ना रहे और एक डिसीजन मेकिंग पोजीशन में ना रहे, और यही प्रॉब्लम अमेरिका की भी रहे। तो इस सिचुएशन का सबसे बेहतर फायदा पुतिन उठाएंगे। और कैसे उठा सकता है? जो आप सेंट्रल एशिया के, सेंट्रल यूरोप के काफी सारे कंट्री में प्रेजेंस उनकी देखने को मिलेगी आपको। चलो, उसके ऊपर एक सेपरेट डिस्कशन किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, इस पे सेपरेट डिस्कशन करना पड़ेगा, इसको शॉर्ट में डिस्कस नहीं कर सकते, ओवर सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अभी दोस्तों, जिस तरीके से हमें दिखाई दिया कि मिडल ईस्ट में एक अलग ही लेवल का क्राइसिस है, अलग ही लेवल की उठापटक है, तो इसे हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट। अभी के लिए इतना ही। जुनैद भाई ने जिस तरीके से और जिन सिंपल शब्दों के साथ समझाया, दैट इज अल्टीमेट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मेरे और जुनैद भाई दोनों के चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जुनैद भाई अच्छा, मैं बहुत बहुत व्यूअर्स को धन्यवाद। बता दूं कि मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया है और मेरे 700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं बिना वीडियो बनाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसमें से एक मैं 1000 भी हो हूँ। जाए तो मैं, हाँ अच्छा, 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो मैं भी वीडियो शुरू करूँ बनाना। अब मुझे 300 आईडी बनाने में कितना टाइम लगेगा ये बताओ? सर 300 आईडी बनाने नहीं पड़ेंगे, मुझे लग रहा है कल शाम तक लोग करा देंगे। तो बस, तो फिर करा देंगे। तो यार वीडियो डालो, तुम्हारी बातें सुनना चाहते हैं लोग, बताते रहो अपना डेफिनेटली बैठे सर, बैठे। मैं करता हूँ सर, वीडियोज का तो के लिए कुछ उसमें एक करता हूँ। क्रेडिट मेरा भी होना चाहिए कि हाँ, मैंने बड़ा प्रवोक किया है तुम्हारे को भाई वीडियो बनाने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर। और सबसे बड़ी बात भाई, नाम देखो बड़ा मजेदार, इंडियन इनसाइड, ये गजब नाम है। तो इसी धन्यवाद के सर। साथ आज का ये वीडियो यहां पर रोकते हैं। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए